आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बेटिंग ऐप्स जो हैं, उनका गठजोड़ किस तरीके से काम करता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दानियाल शेख मौजूद हैं। आप उनकी वीडियोज़, उनकी पॉडकास्ट देखते हैं। बड़ा ढंग का, बड़ा सुलझा हुआ कंटेंट वो प्रेज़ेंट करते हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ओवैस मंगलवाला साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया इस शो में इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे नाज़रीन को और हमें थोड़ा-सा ये समझा सकें, क्योंकि ज़ाहिर है आपको इस चीज़ की मुकम्मल मालूमात है, मुकम्मल तजुर्बा है इस चीज़ का। ये हमें समझाएँ कि ये जो बेटिंग ऐप्स होती हैं या जो इल्लीगल एक्टिविटी वाली ऐप्स होती हैं, इनका और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका गठजोड़ या एक नेगेटिव यूँ कह लीजिए कोएलिशन, वो किस तरीके से काम करता है? किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुँचाता है? होता क्या है? ये गेम क्या है? अच्छा, उवैस भाई, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैंने खुद काम किया है इन ऐप्स के साथ। लेकिन मैं इतना आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जितनी भी मुझे आज तक ईमेल्स आई, जितनी भी मुझे कभी फ़ेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर डीएम्स में रीच आउट किया, इवन व्हाट्सएप तक पर रीच आउट किया इस तरह की कंपनीज़ में। शुरू इन्होंने किया था बेटिंग ऐप से, फिर उसके बाद गेमिंग ऐप्स आने लगी। अच्छा, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया क्योंकि गेमिंग, आपको पता है, गेमिंग अच्छी चीज़ होती है और वो बड़ी हर तरह से मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। और अगर अच्छा गेम हो तो इट डिपेंड्स, राइट? तो मैंने बोला यार ये तो अच्छा गेम हो सकता है, लेकिन फिर पता ये चला कि उन गेमिंग ऐप्स की जो पीछे है, वो सब यही बैटिंग का सिस्टम हुआ करता था। और इसके अलावा अभी तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जिस तरह का कल्चर चल रहा है और जिस तरह के मैसेजेस हमें आ रहे होते हैं, तो जिस तरह से कसीनो होते हैं, तो ऑनलाइन कसीनो तक की हमें ऑफर्स आ रही होती हैं और बैटिंग ऐप्स की ऑफर्स आ रही होती हैं, और इसी तरह से गेमिंग ऐप्स की ऑफर आ रही होती हैं। अच्छा, वो ऑफर किस तरह की होती हैं और ऑफर कितनी बड़ी होती है? वो 15 से 20,000 डॉलर की का कहते हैं कि हम आपको एक पर वीडियो देंगे। अब किसी को 5,000 डॉलर, किसी को 3,000 डॉलर, लेकिन ये हज़ारों डॉलर्स में बात होती है। अगर हम लोग अपने फॉलोअर्स की कंपैरिजन में देखें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी ब्रांड से, पाकिस्तानी ब्रांड से 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ और इस तरह का ब्रांड मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में 30 लाख रुपए देने के लिए राज़ी हो और बोले नॉट ओनली वन, हम आपको मल्टीपल वीडियोज़ का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? 20 वीडियोज़, 30 वीडियोज़, सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप इसकी बैक एंड स्टोरी की जानने की कोशिश करते हैं या फिर इसको डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको इन द एंड यही पता चलता है कि अगर कोई बैटिंग ऐप है या कोई इस तरह का ऑनलाइन कैसीनो वाला सिस्टम है या कोई भी जुए की ऐप है, एक तरह से तो ये जुआ ही है, सारी की सारी ऐप्स जो है। इस तरह की ऐप्स। तो आपको ये समझ आता है कि यार ये पैसे, ये ऐप वाला मुझे देगा कहाँ से? सही बात है ना? क्वेश्चन तो ये है कि इस ऐप वाले के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, जो मुझे देगा? इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये इन्वेस्ट कितना मार्केटिंग पे कैसे कर रहा है? वो कर रहा है उन गरीब लोगों से पैसा छीन कर, जो कि अपनी जमा पूँजी इस तरह की ऐप्स में लगा देते हैं। क्योंकि एक पाकिस्तानी माइंडसेट है हमारा, एक गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क में गरीब की और बहुत सारे लोगों की शॉर्टकट वाली सोच भी होती है। ओवरनाइट सक्सेस वाली सोच होती है, लॉटरी वाली सोच होती है कि यार हम किसी तरह से अमीर हो जाएँ, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएँ। तो ज़िंदगी में अगर उसने 30,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अगर अपने पास जमा किए हैं, वो इस तरह की ऐप्स में खर्च कर देते हैं और वो पैसा बेटिंग ऐप्स के पास जाता है और फिर वो ऐप्स जो है वो थोड़े पैसे उसमें से हम पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हैं, उन पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो टेक्निकली देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर्स को अगर ये पैसे मिल रहे हैं, तो उन गुरबा के जमा पूंजी के पैसे मिल रहे हैं, जो कि उनका हक है, वो छीना गया है। लिटरली डकैती वाला सीन है। तो ये जो ऐप्स हैं, ये इनकी मैनेजमेंट डायरेक्टली सोशल मीडिया जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करती हैं, या फिर इनके एजेंट्स हैं पाकिस्तान में जो ये काम करते हैं इनके लिए? मुझे लगता है कि इनके शायद एजेंट्स मौजूद हैं और कुछ शायद दुबई में भी एजेंट्स मौजूद हैं या मुख्तलिफ। हमें नहीं पता होता कि कहाँ से कौन कॉन्टैक्ट कर रहा है। कभी यूके का नंबर होता है, कभी दुबई का नंबर होता है, कभी पाकिस्तान का नंबर होता है और वो हमें नहीं पता कि वो नंबर किस कंट्री से एक्सेस हो रहा है। ठीक है? और कुछ मेजॉरिटी तो ईमेल्स होती हैं, मेजॉरिटी तो इंस्टाग्राम के डीएम्स होते हैं। तो हमें एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि किस मुल्क से कौन हमसे कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये पता होता है कि ऑफर बहुत बड़ी आ रही होती है। और एक नहीं, और 1 साल की बात नहीं है, ये बात है तकरीबन 4 साल पुरानी। 4 साल से कॉन्स्टेंटली हमारी जो कम्युनिटी है यूट्यूबर्स की, सबके पास ये इस तरह की अपॉर्च्युनिटी मिल रही होती है, अनफॉर्चुनेट अपॉर्च्युनिटी मिल रही होती है और खरीदने की कोशिश की जाती है या फिर इस तरह से
काम करने की कोशिश की जाती है और मैं इस बात को जानता हूँ कि जितने भी रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो नहीं करते। आपको क्या लगता है कि सिर्फ़ कुछ क्रिएटर्स को इस तरह से उन्होंने रीच आउट किया होगा? नो, 100 में से 2-3 ही करते हैं इस तरह का काम। मेजॉरिटी ऑफ देम आर नाइस और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ देम वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। इसी वजह से जितने पैसे बनते हैं, हमें पता है, आपको पता है कि एडसेंस में कितना कम पैसा मिलता है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को। और इसी तरह से फेसबुक एडसेंस बहुत ही बुरी तरह से तबाह हो चुका है। बहुत इट पेज अस पेनीज, ठीक है? 1 मिलियन व्यूज के हमें $10 $20 मिल रहे होंगे और 1 मिलियन व्यूज ही इतनी मुश्किल से आते हैं अच्छे कंटेंट पे, तो आपको पता है कि बड़ी मुश्किल होती है। बट स्टिल जो रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स हैं वो मना कर देते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि ज़ाहिर है अगर 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो सारे ऐसे नहीं हैं जो कि नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, बाकी एक बड़ी पॉजिटिव कंटेंट क्रिएशन वाली कम्युनिटी है। लेकिन मुझे ये बताएँ कि अब चूँकि डकी भाई को गिरफ़्तार किया गया है, तो डकी जो है उन्होंने क्या किया है? उनकी मतलब आप उनसे वाकिफ़ हैं, वो किस तरह की पर्सनैलिटी हैं? क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं? क्यों उन्होंने ये प्रमोट किया? ये उनका और इल्लीगल ऐप्स जो हैं, इनका इनका लिंक क्या है? उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? ज़रा समझाइएगा। एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है, अगर मेरा जितना डकी के साथ रहा है, साथ नाम है उसका, जितना मेरा उसका साथ रहा है साथ का, तो मैं उसको एक बच्चा टाइप लड़का ही समझता हूँ। वो इतना ज़्यादा समझदार भी नहीं है, पहली चीज़। और दूसरा, वो एक मेरी उससे मुलाकात हुई है, कोई 2-3 साल हो गए उससे मुलाकात को, लेकिन मेरी उससे काउंटलेस मीटिंग्स हुई हैं और हम लोगों ने बहुत हैंगआउट्स किए हैं। और वो एक इस तरह की कोई एक्टिविटी वाला लड़का, या इस तरह से हम उसको विलन नहीं बना सकते। मैं जिस तरह से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, हर जगह पे देख रहा हूँ, हर कोई एक इंसान को गिराने की कोशिश में लग जाता है। हम उसकी उस फ़ेल की बात करेंगे, ऐसी कोई उसकी पर्सनैलिटी में ऐसा कोई मैंने फ़ॉल्ट नहीं देखा, या उसको कोई 2 नंबर माइंडसेट का बंदा नहीं देखा, या कोई चोर, डकैत या फिर स्कैमर टाइप पर्सनैलिटी नहीं है उसकी, जितना मैंने उसको जाना है अब तक। तो ये अगर उससे इस तरह की हरकत हुई है, मैं नहीं जानता कि उसने क्यों क्यों ये डिसीज़न लिया है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। अच्छा, मतलब हम देखते हैं कि वीडियोज़ में कोई अपनी नई गाड़ी दिखा रहा है और हर महीने कोई नई गाड़ी दिखा रहा है, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियाँ दिखा रहा है, कोई नए से नए घर दिखा रहा है, कोई डॉलर्स की जो भरमार है, जो जो रेल-पेल है उसके बारे में बात कर रहा है कि मैं कितना अमीर हो गया। तो इस सब में कितना मामला जो है वो फ़ेक होता है? ये ज़रा हमें बताइएगा। अब देखिए, सामने वाले को एहसास कमतरी का शिकार कराने कराने वाली बात है ना, कि सामने वाला इंसान जले, कुढ़े, मालदीव्स जा रहा हूँ मैं इटली जा रहा हूँ, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और फिर मैं गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, पैसा दिखा रहा हूँ और वो जले, फिर आपको फ़ॉलो करे, आपका वो फ्लैशी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करे, वो ड्रीम लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करे और सोचे कि यार काश मैं भी ऐसा बन सकूँ। हर चीज़ में सच्चाई नहीं होती। और ये हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के अंदर ये ड्रामा बेचा जाता है, इस तरह का। फेक लाइफ़स्टाइल वाला, या फिर रियल लाइफ़स्टाइल भी है। इतना ज़्यादा शोखी, इतना ज़्यादा जो है दिखाना अच्छा होता ही नहीं है, मेरी नज़र में। तो ये शो ऑफ वाली जो क्रिएटर्स होते हैं, उससे तो मेरी कभी भी माइंडसेट मैच नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता कि मिलता क्या है दिखाना। उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि छुपाना चाहिए। चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, बेहतर ये है कि आप उसको छुपा के रखें। जितनी आपके पास दौलत है, जितनी आपके पास बेहतर फैसिलिटीज़ है लाइफ़ में, आप वो दिखाएँ जिससे आप लोगों को कोई मैसेज पहुँचाना चाहते हैं या किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि एक इन्फ्लुएंसर जो है उसको कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने कंटेंट के हवाले से, या क्या उसके पास खुली आज़ादी है कि वो जो चाहे, जिस तरह का कंटेंट चाहे, जैसी बातें चाहे, वो करता फिरे सोशल मीडिया पर? अच्छा, ये थोड़ा-सा सब्जेक्टिव बात होगी कि रिस्पॉन्सिबल कितना होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। बस इस इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो बदतमीज़ी और इख़्लाक़ के मेयार से ना उतरे और बस यही कोशिश करता रहे। और पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो हमारा हमारे वैल्यूज़ हैं, उसको मद्देनज़र रखे और कोशिश करे कि अपने कंटेंट के थ्रू वो किसी का नुकसान ना करे। और चाहे वो गलती से भी करे, कोशिश ना करे कि इस तरह की भी कोई गलती हो, उससे इस तरह के गलत डिसीज़न ना हो, तो किसी का नुकसान ना करे और किसी का गलत माइंडसेट बनाने की कोशिश ना करें, जिसको हम कहते हैं ज़हन-साज़ी। तो ज़हन-साज़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है और कंटेंट क्रिएशन के थ्रू की जाती है। अगर हम लोग इंडियन कंटेंट क्रिएटर की बात करें, ध्रुव राठी उनका नाम है और ऐसे बहुत अच्छे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स वो मौजूद हैं वहाँ पर, जो कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं और वहाँ अवाम की ज़हन-साज़ी कर रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर जुनैद अकरम का नाम लें, तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक बहुत सारा कंटेंट बनाया है और जिस तरह का कंटेंट बनाया है, उससे ज़हन-साज़ी हुई है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, दानियाल शेख हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से कि किस तरीके से वो बेटिंग को प्रमोट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए, कैसे उनसे ये दायरे राब्ता करते हैं और उनकी लाइफ में कितना मामला जो है वो फेक है और कैसे हमें सोच समझ कर अपने इन्फ्लुएंसर्स का इंतखाब करना चाहिए।